स्वागत है आपका होम बिल टीवी भारत पे। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री आसिम आरून ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव और जाति आधारित असमानता को खत्म करने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। 11 अप्रैल है और आज के ही दिन हम जन्म जयंती मनाते हैं ज्योतिराव फुले जी की। ज्योतिराव फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, आपने जातिवाद के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए बहुत काम किया। बाबा साहब ने भी ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु माना, अपना प्रेरणादायक माना। और उस समय, आज से लगभग 200 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, जब हमारा समाज बुरी तरीके से जातियों में बटा हुआ था, महिलाओं के साथ अत्यधिक भेदभाव था, विधवाओं की शादी नहीं हो सकती थी, सती प्रथा जैसी बुराइयां थीं। उस समय ज्योतिराव फुले जी ने एक अलग जगाई और उन्होंने इसके मूल में जाके समझा कि सबसे ज़रूरी बात है शिक्षा, सबसे ज़रूरी बात है महिलाओं को भी शिक्षित करना, और इसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए हम सब आज एकत्रित हैं और ज्योतिराव फुले जी की जयंती मना रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्या प्रताप शाही ने कृषि विकास को लेकर लखनऊ में अहम बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राबी 2026 से लेकर 2025 की फैसलों की उत्पादकता जिले के औसत से कम नहीं होना चाहिए। खेती योग्य भूमि का पूरा उपयोग करने सुधारने के लिए हरी खाद और जिप्सम का इस्तेमाल करने की पूरा जोर सिफारिश की गई हुआ है। और इसके लिए हम लोगों ने इसी रणनीति के तहत हम इस साल बीज नीति भी अलग से बना रहे हैं, और दूसरा पूरे 150 साल पूरा होने पर 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम, जिसके भीतर विविध अनेक क्षेत्रों में क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम वहाँ पर मेले का आयोजन करेंगे, वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। किसानों को उन क्षेत्रों के भीतर कौन सी फसल लगाया जाना उनके लिए मुफीद होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हम लोग लेंगे। तो वह कार्य योजना भी हमारी आगे आने वाले दिनों में बन करके आपके बीच में आएगी। उस समय हम आपके सामने उसको रखेंगे। लेकिन यह 1 वर्ष कृषि, उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष है, और कृषि विभाग और इसके सभी सहवर्ती विभाग मिल करके और पूरी कोशिश करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको हम जो टाइम लाइन है उससे भी एडवांस हम पूरा कर सकें। इस नाते पूरी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस रणनीति के हिसाब से हम आगे की ओर काम करेंगे। साथ में किसानों को भी हम प्रशिक्षित कर सकें, इस नाते अपने फार्मों पर अच्छा बीज का प्रदर्शन हो, जिससे उनको वहाँ पर ला करके दिखलाया जा सके, और उस के प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे किसान अपने खेतों पर भी बीज पैदा कर सकें। इस नाते यह एक हम लोगों ने प्रयास किया है। तो ये खरीफ के गोष्ठी से ये कार्यक्रम, आज हमारी ये बैठक हो रही है, और इसका और आगे जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अगले हफ्ते हमारे सभी अधिकारी जो यहाँ मुख्यालय पर रहते हैं अलग अलग जनपदों को जाएंगे, वहाँ पर बैठ करके ये पूरी रणनीति तैयार करेंगे। फिर आने के बाद यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यशाला 6 मंडल का 1 दिन होने वाला है, एक दिन में होगा 6 मंडल, और उसके बाद फिर 2 मई को राज्य स्तरीय हमारी गोष्ठी होगी, और हमारे लिए उसकी पूरी तैयारी तब तक हमारी पूरी हो जाएगी। इस समय तक लगभग 20 जिलों में हम लोगों ने 5000 कुंटल के करीब हमने ढैंचा बीज वहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। और आपके माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिनके खेतों की कटाई हो गई है, अपने खेत की जुताई करके और ढैंचे का बीज यदि डाल देते हैं तो उनको पर्याप्त समय इस बात के लिए मिलेगा कि उसको पलट करके और धान की फसल लगा सकें, और उससे उनके ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन उससे बढ़ेगी, और उनके नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पड़ती है, यदि 1 हेक्टेयर के भीतर उन्होंने 4 फीट का यदि ढैंचे के बीज को पलटा तो लगभग 80
किलो उनको नाइट्रोजन वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, तो उससे उनका खर्चा भी बढ़ेगा और ज़मीन की ताकत भी उससे बढ़ेगी। और डीएपी की जो परत ज़मीन में पड़ी हुई है वो भी कुछ कमज़ोर होगी, जो जाकर के अगले फसल में फास्फेटिक का भी प्रभाव अगले फसल में जाकर के दिखाई देना शुरू होगा। इस नाते मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जल्दी ही 1 हफ्ते के भीतर सभी जनपद के भीतर हमारा ढैंचा बीज पहुँच जाने वाला है। और हम लोग इस साल 25,000 कुंटल ढैंचे का बीज अलग अलग जनपदों में अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी विकास स्तर के जो हमारे विक्रय केंद्र हैं वहां पर ढैंचा बीज उपलब्ध होगा, किसान भाई उसको वहां से ले सकते हैं। 50% अनुदान पर हम उनको ढैंचे बीज सुलभ करा रहे हैं। धन्यवाद। वाकिफ संशोधन अधिनियम के विरोध की आशंका के मद्देनज़र शुक्रवार की नमाज के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई। अफवाह फैलाने वालों या कानून व्यवस्था को बिगड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आदेश दिया। बिहार में पिछले 48 घंटों में बिजली गिरने और मौसम खराब होने से कम 80 लोगों की मौत हो गई। नालंदा में 22 लोगों की मौत की खबर आई है और जबकि पटना और मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिले प्रभावित हुए हैं। तूफान से घेरों फसलों और पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंची है। मौत की संख्या तो अभी तक में ऐसी आया है और मरने वालों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और सरकार जो मरने वाले जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया हुआ है, तो उनको जो है 4-4 लाख रुपया हम लोग सबको दे रहे हैं। और फिर जो है आंधी पानी से काफ़ी जो है लोगों का नुकसान हुआ है, फसलों का, किसानों को भी नुकसान हुआ है, उन सब के बारे में भी हम लोग जो है कर रहे हैं व्यवस्था। और सरकार जो है इस पर पूरा गंभीर है और गंभीरतापूर्वक जो है हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्या किसानों को भी कोई मुआवजा दिया जाएगा इसमें? ये सब हम लोग जो है कर रहे हैं, अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्योंकि सवाल खड़े किए हैं उतने मौतों पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वज्रपात से मरना या जो है आंधी तूफान से मरना, ये कोई जो है सुनियोजित थोड़े है पहले से। तो इस पर तो फालतू जो है सवाल उठाना है, ये जो सवाल ही फालतू उठाना है। तो मान लिया गया बिजली से मर जाना, आंधी तूफान से मर जाना, इसमें कोई सुनियोजित साजिश थोड़े है जो कोई बोल देगा कि जो भाई ये मौत हो गई। तो ये तो ईश्वरीय जो है मौत है, तो इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें जो है हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और जो भी राशि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है उन सभी लोगों को दिया। नालंदा में सबसे ज्यादा मौत हुई है, जिले को लेकर कोई अपडेट वहाँ के नालंदा में बात कर रहे हैं लोग? जी, ये जो है आपदा विभाग से जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है उस हिसाब से सभी लोगों को के साथ जो है किया जाएगा। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में समाधान दिवस पर नागरिकों ने सड़क, नाले, टैक्स और अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़े शिकायतें की। कई शिकायतें जीएस त्रुटि के कारण बढ़े हुए होस टैंक से संबंधित थे। कुल 71 शिकायतों का समाधान किया गया और महापौर सुषमा खरगवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पहले समाधान दिवस जीआईएस सर्वे से बहुत गलत बिल बने थे, जिसका मैंने महीने में 4 दिन समाधान दिवस लगाया था और लगभग 70-80% समाधान हो गया है और अच्छा खासा टैक्स भी आया है। जब हम जनता को रिलीफ देते हैं, सही तरीके से समाधान करते हैं, तो जनता पैसा देने को तैयार है। लेकिन हमारी हो सकता है, मैं मुखिया हूँ, हमारी नीयत पे प्रश्न चिन्ह है कि हम ढंग से जनता का काम, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते।
तो मैंने लगातार समाधान दिवस लगाया है, काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ है और आगे भी। और एक बात मैं अब स्पष्ट कह रही हूँ कि अगर अब कहीं से भी ये रिपोर्ट आएगी कि हमारी इतनी जगह थी और इतना बढ़ा के टैक्स दिया, उस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगी और संबंधित कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके सस्पेंड कराऊंगी। आप जनता को गुमराह ना करिए, एक्चुअल जो टैक्स है वो लीजिए, लेकिन पहले बढ़ा के फिर घटा करके बीच का जो एक आपने नियम किया है उसको नहीं करना है। आज के बाद मेरे पास जो भी ऐसा बिल आएगा उस पर मैं कार्रवाई करूँगी। अगर हम सही ढंग से टैक्स लें तो जो आया है इसका और ज़्यादा आ सकता है। जनता टैक्स देना चाहती है लेकिन हम लोग उनको गुमराह करते हैं। नगर निगम अब आगे ये नहीं होगा, अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी गुमराह करेगा मैं तत्काल कार्रवाई करूंगी। नए वाकिफ कानून का विरोध जारी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इसे लागू न करने का फैसला किया है। भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने हॉर्नबिल टीवी से इस मुद्दे पर चर्चा की और सापा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादास्पद टिप्पणी की आलोचना की और अखिलेश यादव के डॉक्टर 2027 की सरकार के दावे को महज सपना करार दिया। हाँ जी, हमारे साथ हैं, हम उससे बात करेंगे। सर, वक्फ बिल जो था अब कानून बन चुका है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है जो ये विपक्ष हंगामा कर रहा है? देखिए, अभी तक विपक्ष इसी के ऊपर रोटी सेकता था और हकीकत में जहाँ पर उंगली रख देते थे वो उनकी ज़मीन हो जाती थी। तो जितनी भी सरकारी ज़मीन होती थी, जितनी विवादी ज़मीन होती थी, वो जहाँ पर वक्फ का जाते थे, एक लगा देते, तख्ती गाड़ देते थे, उनका हो गया। तो ये जो वहाँ पर माफियागिरी, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार, ज़मीन बेच करके खाना, जो वहाँ के मुतवल्ली या जहाँ के और लोग हुआ करते थे, अब उनकी ये सारी कमाई कम बंद हो गई है। इसलिए जो चंद लोग हैं, बाकी हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, जितने मुस्लिम बहनें हैं, बड़ी खुश हैं, लेकिन जो चंद लोग जो इस पर रोटी सेकते थे, जो इस पर काम करते रहते, जो इसकी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको जरूर कष्ट हो रहा है। जैसे झारखंड हुआ और बंगाल हुआ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सीधे तौर पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। क्या ये खास वर्ग को उनको जो है खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बटे, और बटने के साथ साथ में वो जो मुस्लिम एक बड़ा तबका है, खासकर मैं कहना चाहूँगा मुस्लिम का बड़ा तबका वक्फ बिल के साथ में है। मुस्लिम के जो कुछ लोग हैं, जो चंद लोग हैं, जो उसके विरोध में है। इसी तरह झारखंड हो चाहे हमारा बंगाल हो, ममता जी हमेशा आज तक कोई सपोर्ट किए नहीं। राष्ट्रीय को भी राष्ट्र हित में काम होगा उसको ममता जी ना सपोर्ट करी, ना आगे भी करने की उम्मीद है। मुझको लगता है इस तरह के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इस तरह के जो कभी भी कोई नेता या हेड बन जाता है, तो उस अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए वो कभी न कभी, जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की ने पूरा देश को ख़त्म कर दिया है, इसी तरह जो नेता इस तरह को आ जाते हैं मनमाने ढंग से चलाने वाले, वो अपने देश को, अपने प्रदेश को ख़त्म ही करते हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन हैं, उन्होंने राणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया था। लगातार उस बयान का विरोध हो रहा है। जो क्षत्रिय समाज है या करड़ी सेना है, लगातार विरोध कर रही कि वो माफ़ी मांगे, हालांकि वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। क्या कहते हैं, ये विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक समुदाय को उन्होंने नाराज किया है। जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में वो बोल कैसे सकते हैं? ना उन्होंने पढ़ा है, ना लिखा है, ना जाना है, ना समझा है। सिर्फ व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति विशेष जाति को लेकर के उछालना होता है और कहीं ना कहीं पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए अगड़ों को, या जो भी हम लोगों के जो पूर्वज थे जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आज़ाद कराने में, राष्ट्र को सुरक्षित संरक्षित करने में अपनी जान को न्यौछावर किया, और जो 80 मतलब 99 युद्ध जीते हों, और उनके बारे में ऐसे टिप्पणी करना ये शर्मनाक बात है। आज कितने सालों पुराना पूरा देश उनका पूजा करता है और किसी एक व्यक्ति कहने से उनके ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये इस तरह के जो अमानवीकृत होते हैं, जो इस तरह की कहीं असंसदीय भाषा प्रयोग की जाती है, जिससे हमारे देश को एक नई विवाद में घेर देते हैं, तो ये इस तरह की चाल रही है विपक्ष वालों की, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दो, बाद में उसकी डिबेट करते रहेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नेताओं को नहीं करना चाहिए। नेताओं संतुलित और भाषा बोलनी चाहिए ताकि हमारे देश में विखंडता, हमारे देश की एकता मजबूत रहे।
सर, जिस तरह से आपने पीडीए की बात करी है, क्या लगता है अखिलेश यादव पीडीए को लेकर 2027 में सरकार बना पाएंगे? यूपी में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश बनेंगे, वो सपना है, वो सपना ही रहेगा उनका, और कभी नहीं बना सकते। अगले मैं बता दूं 2047 तक तो कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, और जब 2047 तक जितनी भी पार्टियां हैं ये लगभग से नस्तानाबूद हो चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में, समाज के हित में, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के हित में लगातार काम करती आई, वो काम करती रहेगी। तो जनता भी उसी भाव से उनको सपोर्ट करती है, मान करती है, सम्मान करती है, और उसका अपने प्रतिफल देख लिया, चाहे मिल्कीपुर हुआ हो, चाहे कुंदरकी देखा हो, दोनों में देख लिया होगा। शानदार तरीके से जीत हासिल हुई। सिर्फ एक रीज़न है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ना कि हम इलेक्शन के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पवन सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर बात की, राणा सांगा पर बात की, और बात करें 2027 के चुनाव की, जो जिस तरह से विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी कह रही कि 2000 के सत्ताधीश हैं, तो उनके मुताबिक ये समाजवादी पार्टी का एक महज एक सपना ही साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। शुक्रवार की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाबा मखदूम शाह दरगाह और लाहौरपुर गेट मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया और अफवाह या गलत सूचना फैलाने वालों पर नज़र रखने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की निर्देश दिए। बताने के लिहाज से मतलब ये सब जो है कोर्ट में चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये सब बातें करते हैं। सभासद को बैठा हाँ वो चीज़ एक करा मीटिंग हम लोग किए, यहाँ के चेयरमैन उससे उसको बैठाया अलग से, आप लोग अलग से। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।